हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेबी का पहला पेपर होता है, उसी के मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 43 पार्ट 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, टैक्स बेनिफिट अंडर एनपीएस, और पार्ट 3 से हम अटल पेंशन योजना कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना ये इट इज़ अ पेंशन स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई पेंशन स्कीम है विच इज फोकस ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे अच्छे से सैलरी नहीं मिलती है, तो उस तरह के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी पेंशन प्लान है। ये जो अटल पेंशन है, इसके तहत मिनिमम गारंटेड पेंशन आपको मिलती है 1000, 2000। तो इसमें 5 ऑप्शन है, 1000 से लेके 5000 तक। आप चाहे तो आपको मिनिमम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इतने तक की पेंशन मिल सकती है। और डिपेंड करेगा आपका प्रीमियम कितना है। कम प्रीमियम देंगे तो फिर 1000 वाला स्कीम मिलेगा, ज़्यादा प्रीमियम देंगे तो 5000 का होगा। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज में आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया कि अगर आप 5000 का स्कीम ले रहे हैं 1000 का, तो कितना कितना प्रीमियम जाएगा। इसमें एज के हिसाब से बताया कि आपका एज कितना है। तो पूरा चार्ट यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें 5 तरह का आपको इसमें ऑप्शन देते हैं। और इसमें जो पेंशन है विल स्टार्ट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो जब आपका एज 60 हो जाता है तो उसके बाद से आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर फॉर देयर चूजन। तो जो उसने पेंशन अमाउंट चूज किया तो उसके हिसाब से उसने जो कंट्रीब्यूट किया तो उस हिसाब से उसकी पेंशन जो है शुरू हो जाती है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एनआरआई इज एलिजिबल। तो कोई भी पर्सन चाहे वो एनआरआई हो, वो अटल पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये चीजें जरूरी है अगर आप अटल पेंशन योजना लेना चाह रहे हैं। पहला, एज शुड बी बिटवीन, तो 18 से 40 का आपका एज होना चाहिए। इसके बीच में आपका एज है तो आप अटल पेंशन के लिए एलिजिबल है। ऑन अटेनिंग एज ऑफ 40 द पर्सन वुड सीज टू बी एलिजिबल। जैसे आपका एज 40 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे। दूसरा, ही शुड हैव ए सेविंग अकाउंट। तो आपको सेविंग अकाउंट किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ आपको अकाउंट रखना पड़ेगा। इन केस द पर्सन डज नॉट हैव, अगर मान लीजिए आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, ही शुड अप्रोच अ बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो पहले पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर अपना सेविंग अकाउंट खोलना है, उसके बाद ही आप अटल पेंशन योजना जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर बोले इंडिविजुअल कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना स्कीम इरिस्पेक्टिव और हिज एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या काम करता है, कोई गवर्नमेंट है, पब्लिक है, किसी भी सेक्टर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके लिए एलिजिबल रहता है। और एक और बात बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया रिसेंटली 10 अगस्त 2022, और उसने कुछ अमेंडमेंट किया अपने स्कीम में। शुरू में तो था कि कुछ ऐसा है नहीं, कोई भी एलिजिबल रहेगा। फिर बाद में बोला कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, ये रिसेंट की बात है, कि 1 अक्टूबर 2022 से एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन इनकम टैक्स पेयर, तो कोई भी सिटीजन जो कि इनकम टैक्स पे कर रहा है, शैल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन एपीवाई। तो जो इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसको अटल पेंशन योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको क्यों नहीं? उसका रीजन ये है क्योंकि इसका पर्पस था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाए। तो जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा था उसकी इनकम अच्छी खासी होगी, तो वो अनऑर्गेनाइज में नहीं काउंट होगा। ठीक है, इसीलिए लेटेस्ट गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया और बोला कि जो इनकम टैक्स पेयर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन केस अ सब्सक्राइबर हु ज्वाइंड बिफोर on who joined on or after this is subsequently found to have income tax payer और और बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने जब एप्लीकेशन ली 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, और अगर वो इनकम टैक्स पेयर है, तो उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और वो जो उसका पैसा जमा उसने किया वो उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई किसी ने भी अगर 1 अक्टूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना की स्कीम ली और अगर वो टैक्स पेयर है, तो उसका पैसा, उसका जो अटल पेंशन अकाउंट है वो क्लोज करना पड़ेगा और उसका पैसा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। बोले however an existing NPS subscriber can also subscribe to API for availing benefit guaranteed by government of India under the scheme if she meet the eligibility criteria। अगर किसी ने अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा किया तो उसको जो बेनिफिट्स हैं मिल जाएंगे। अटल पेंशन के तहत जो पेंशन के बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगी। अ सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट ओनली वन। तो एक आदमी एक ही अटल पेंशन, मतलब एक की पेंशन एक ही आ सकती है, वो एक ही का प्रीमियम भर सकता है। एक आदमी एक के लिए एलिजिबल है। मल्टीपल अटल पेंशन योजना अकाउंट आर नॉट एलिजिबल। तो कई सारे अकाउंट खोलने वो अलाउ नहीं है। द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन अंडर अटल पेंशन योजना वुड बी गारंटेड बाय गवर्नमेंट। तो इसमें जो मिनिमम पेंशन 1000, 2000, 3, 4, 5 की बात की है, तो उसका गारंटी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। इन द सेंस दैट इफ एक्चुअल रियलाइज रिटर्न ऑन द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूट आर लेस देन एज्यूम्ड। मान लीजिए अगर ये जो पैसा लिया लोगों से, मान लीजिए 1000 रुपए के लिए जो भी प्रीमियम लिया, और वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने से जो पैसा बना इज लेस देन द रिटर्न। सो तो जो कम रह गया इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट। यानी आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया कहीं पे भी आपके प्रीमियम का, लेकिन वो पैसा कम बना, उससे आपको पेंशन नहीं दी जा सकती, तो जो कमी पड़ जाएगी वो गवर्नमेंट पूरी करेगा। गवर्नमेंट जो है आपको पैसा देगा और फिर आपकी पेंशन आपको पूरी पे की जाएगी। ठीक है, यही बोल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि भले ही आपके प्रीमियम के पैसे को मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट किया और प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाया कि आपको पेंशन दी जाए, तो जो कमी है वो गवर्नमेंट पूरी करेगी, वो पैसा गवर्नमेंट देगी। ऑन द अदर हैंड इफ एक्चुअल रिटर्न ऑन द पेंशन आर हायर, लेकिन अगर रियल में जो रिटर्न है आपका, जो पेंशन का पैसा, जो प्रीमियम का पैसा है, अगर वो इन्वेस्ट किया गया और उसमें रिटर्न ज्यादा है,
देन द अज्यूम रिटर्न, जितना अज्यूम किया था, जितना गारंटेड पेंशन की बात की, उससे ज्यादा का रिटर्न मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन, सच इनहांस स्कीम बेनिफिट शैल बी पास टू सब्सक्राइबर। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो मिनिमम तो जो बोला है कि 1000 की पेंशन है वो तो होगा ही होगा, पर अगर मान लीजिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला तो ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम होगा तो गवर्नमेंट मदद करेगी और ज्यादा होगा तो बेनिफिट आपको ही इसमें दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें अच्छा है। फिर बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कंट्रीब्यूटेड 50% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर एनम विच इज लोअर। तो जो सरकार है वो 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन खुद भी कर रही है अपनी तरफ से। तो 1000 पर एनम विच इज लोअर टू ईच सब्सक्राइबर हु जॉइन द स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड। तो जिसने भी 1 जून 2015 जब ये लॉन्च हुआ था शुरू में से 31 मार्च 2016 तक स्कीम ली थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने भी 1000 तक का मिनिमम या जो भी लोअर था अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें दिया था। किसमें, मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन किसी ने लिया तो उसका 50% या 1000 जो भी मिनिमम है तो वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, जिसने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में ये स्कीम का बेनिफिट लिया। ठीक है, तो 50% जो भी आप पे कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें 50% गवर्नमेंट का था या 1000 विच इज लोअर, तो वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने अपना किया। ये शुरू में जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसको बढ़ावा देने के लिए था। और द गवर्नमेंट और बोले कि ये बेनिफिट उनको ही दिया जाएगा जो कि किसी भी टाइप का बेनिफिट ना मिल रहा, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी, मतलब उनकी कहीं से पेंशन कुछ ना आ रही हो और वो टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो है गवर्नमेंट जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें से आधा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी या 1000 विच इज लोअर। अगला बोला है द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट शेल बी गिवन फॉर 5 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15। तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, 15-16 से लेके 19-20 तक। The government co-contribution shall be payable to eligible subscriber by pension fund after receiving confirmations। तो जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है एनएसडीएल के द्वारा, तो जो भी अगर उसने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो उसको जो पैसा है वो उसको रिफंड हो जाएगा। तो यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपसे तो पेमेंट ले ली, लेकिन एनएसडीएल जो कि आपके सारे रिकॉर्ड को देख रही है, वो रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की और आपके बिहाफ पे जो गवर्नमेंट ने पे किया तो वो आपको रिक्रेडिट मिल जाएगा। लिखा रहा ना कि इन सच केस द गवर्नमेंट जो को कंट्रीब्यूशन हुआ विल बी क्रेडिटेड इन सब्सक्राइबर सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट विच वुड बी 50% ऑफ टोटल। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 50% गवर्नमेंट ने आपके लिए पे किया या 1000, मैक्सिमम 1000, तो वो जो है आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको वो पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एक तरह से आपको रिम्बर्स करके दे रही है हाफ। और ये भी सबके लिए नहीं है जिन्होंने 1 जून 2015 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में लिया उनका है। तो मतलब शुरू में तो पेमेंट आपका ले लिया जाएगा पूरा, फिर उसमें से जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन या 1000 विच इज लेस, तो या तो मैक्सिमम आपको 1000 रुपये या 50% जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो वो इनमें से जो भी वैल्यू है आपको एक दी जाएगी, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको पैसा वापस मिलेगा। फिर बोले अटल पेंशन हैज नाउ इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन। तो जो आधार एक्ट 2016 बना तो उसका सेक्शन 7 में भी अटल पेंशन योजना को इंक्लूड किया गया। इसमें क्या बोला, एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, इस एक्ट में क्या बोला, एनी इंडिविजुअल हु इज एलिजिबल टू रिसीव सच बेनिफिट। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसको अटल पेंशन के तहत बेनिफिट मिल रहा है तो उसको अपना जो है आधार प्रूफ, आधार नंबर जो है, आधार ऑथेंटिकेट उसको करना पड़ेगा, मतलब आधार इनरोलमेंट उसको करनी पड़ेगी। हिंस इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आधार नंबर फॉर प्रॉपर। तो ये जो सब्सक्राइबर है आप ही ने अटल पेंशन लिए तो उसके लिए प्रूफ क्या रहेगा, आपका आधार रहेगा। ठीक है, तो आधार ऑथेंटिकेशन उस पर आपकी की जाएगी। द कंट्रीब्यूशन अमाउंट शुड डिपेंड ऑन द एज। तो कितना अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आपकी एज पे डिपेंड करता है कि जब भी आप अटल पेंशन अकाउंट खोल रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी एज कितनी है। फ्रीक्वेंसी, मतलब आप कितना मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, ईयरली, कैसा आप पे कर रहे हैं, पेंशन स्लैब आपने कौन सा लिया, मतलब 1000 वाला लिया या 2000 या 5000, तो इन चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना आपका जाएगा, हर महीने का प्रीमियम आपको कितना देना है। एज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो पेंशन स्लैब है वो आपको टेबल में दिया है। ये जो टेबल है ये नीचे आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, ये अटल पेंशन योजना का बताया। इसमें जो है मिनिमम गारंटीड पेंशन 1000 वाले के लिए ये है, ऐसे 2000, 3000, 4000, 5000, ये है रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू नॉमिनी। ये तो पेंशन है, अगर आपको पेंशन मिलेगी तो ठीक है, अगर कुछ मान लीजिए कस्टमर का डेथ हो जाता है तो पैसा नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो नॉमिनी को कितना कितना पैसा मिलेगा, अगर आपने 1000 वाला प्लान लिया तो उसमें 1.7 लैक्स, अगर आपने 2000 का लिया तो उसमें 3.4, 3000 का लिया तो 5.1, बस ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, 1.7 का मल्टीप्लाई बाय 2 3.4, 3000 में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 1.7 इंटू 3 5.1। तो इस तरह से ये वैल्यू आती रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट प्लान क्या है आपका 6.8 लाख, ये 4000 वाले के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5000 वाले के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.7 को 5 से करेंगे तो 8.5, इस तरह से है। एज भी आपको बता रखा है, देख लीजिए। मिनिमम एज 18 से लेकर 40 साल है, तो इसलिए 18 से 40 का स्लैब आपको दिखेगा। तो वेस्टिंग पीरियड मतलब जब तक हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो 18 का आपका एज है तो मैक्सिमम आप कितने साल तक पेमेंट कर सकते हैं, 60 ईयर्स तक आप कर सकते हैं। तो 18 से 60 साल के बीच में कितने 42 ईयर्स आते हैं। जब आप 19 साल होंगे तो 60 साल होने में कितने साल लगेंगे, 41, तो 41 साल तक आप पेमेंट करेंगे। जब आप 20 साल के होंगे तो 60 साल में 40, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा।
मंथली कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये अमाउंट कैलकुलेट होगा कि कितना कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, डिपेंड किस पे कर रहा है, आपने कौन सी पेंशन ली है। तो अगर आपका एज मान लीजिए 19 साल है, और 19 साल है तो आपको 41 ईयर्स तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो तो आपको 46 रुपीज़ देने पड़ेंगे, अगर आप क्वार्टरली दे रहे हो तो 137, अगर आप ईयरली दे रहे हो तो 271, और उसके बाद आपको 60 ईयर्स कंप्लीट होने पे आपको जो है 1000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी। इसका पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये वाला चाहिए तो सभी सभी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मंथली 42 का डबल 84, 125 का डबल 250, 248 का डबल 496, अगर ये चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 का ट्रिपल 126, 125 का ट्रिपल 376, 248 का ट्रिपल 7, अगर ये चौथा वाला स्कीम चाहिए 4000 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 को 4 से 168, 124 को 4 से 501, 500, और 248 को 4 से 991, तो इस तरह से काम करेगा। अगर ये होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से जो आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। तो प्रीमियम कितना हमें कंट्रीब्यूट करना है वो डिपेंड करेगा एज पे। अगर आपकी एज देख लीजिए 18 है तो प्रीमियम, अगर हम मंथली वाला लेते हैं 1000 वाला, तो 42 है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है 19, तो आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स आपका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। आप 18 है तो 42 साल तक कंट्रीब्यूट करेंगे, 19 है तो 41, क्यों, क्योंकि पेंशन 60 के बाद शुरू हो जाएगी, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपके 60 साल होने में कितने एज है, और जैसे जितना जल्दी आप लेंगे तो उसका पेंशन अमाउंट आपका कम रहेगा कंट्रीब्यूशन। देख लीजिए 18 की एज में ले रहे हो तो सिर्फ 42, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है 19-20, तो यहाँ पे देख लीजिए ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी इंक्रीज होता जा रहा है 54-59। और अगर बहुत लेट में ले रहे हैं 40 साल जो मैक्सिमम, अगर आप मैक्सिमम में ले रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा 291 जो पर मंथ पे करना पड़ेगा 1000 की पेंशन के लिए। ठीक है, तो जो मंथली कंट्रीब्यूशन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो आपकी एज पे डिपेंड कर रहा है, और कौन से वाला आपने पेंशन प्लान लिया 1000 वाला 2000 उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो है यही दो फैक्टर्स है जो मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पेंशन होल्डर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो जो कॉर्पस है पूरा अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। कितना, 1000 के केस में 1.7 लाख, इस केस में 3.4, बस पहले याद कर लीजिए 1.7, बाकी आप 17 का मल्टीपल करते जाइए, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3 5.1, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 4 6.8, और 1.7 मल्टीप्लाई बाय 5 8.5, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यूज आ जाएगी। एग्जाम में जैसा था यही पूछ सकते हैं कि एज क्या है, तो 18 से लेकर 40 तक है, और तीनों ऑप्शन है, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला ऑप्शन है। नॉमिनी को कितना पैसा देखा जाएगा वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यही सब है, और बाकियों के भी ऐसे ही है। जैसे अगर आप ये 2000 वाला ले रहे हैं तो उसमें डबल हो जाएगा, इसमें 42 है तो उसमें 84 होगा। इसमें कम एज में ले रहे हैं मान लीजिए 18 में, तो सिर्फ आपको 42 देना पड़ेगा। अगर आपकी एज बढ़ती जाएगी ये भी अमाउंट बढ़ता जाएगा, हर जगह ऐसी है, एज बढ़ने के साथ साथ अमाउंट बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, एज बढ़ने के साथ साथ आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए जितनी एज बढ़ेगी तो 60 आपको उतनी जल्दी हो जाएंगे, तो इनको तो अपना भरपाई पूरी करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा अमाउंट लेके रिकवर करके आपको करेंगे, क्योंकि फाइनल जो पेंशन अमाउंट है कॉमन है सबके, 1000 2000 ऐसे करके, तो एज बढ़ेगी तो प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ेगा। इस तरह से ये काम कर रहा है। फिर अगला बोला जो कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड, तो जो कंट्रीब्यूशन आप इसमें कर रहे हैं वो आप मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली कर सकते हैं, और ये आपका ऑटो डेबिट रहेगा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस या सेविंग अकाउंट रहेगा। और जो भी पेमेंट कलेक्ट हो रही है वो एक किसी भी मंथ का एक स्पेसिफिक डेट, जैसे हमारा ऐसा ही होता है ना कि इस डेट पे इस मंथ पे, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। और लिखा है कि फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, और अगर क्वार्टरली है तो फर्स्ट मंथ ऑफ हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली है तो द सब्सक्राइबर विल बी चार्ज ओवर ड्यू इंटरेस्ट फॉर, अगर कोई डिले पेमेंट करता है तो उसके लिए उसको ओवर ड्यू इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट से ज़्यादा आपने लेट की अपनी पेमेंट तो उसके लिए आपको ओवर ड्यू इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और आप चाहे तो जो भी आपका पेंशन अमाउंट आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड फेज वंस इन ए फाइनेंशियल। एक साल में एक बार ही परमिशन मिलेगा कि आपका जो अमाउंट है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको इसमें दिया जाएगा। अगला बोला तो कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई आर इन्वेस्टेड एज पर इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, तो ये जो पैसा यहाँ पे जमा हो रहा है इसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो डिसाइड करेगी कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है और आर इन्वेस्टेड एंड फंड्स आर मैनेज, जो एसबीआई पेंशन फंड स्कीम है या एलआईसी पेंशन फंड और जो यूटीआई रिटायरमेंट फंड स्कीम है, तो ये देखती है कि पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इनके फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। जो वॉलंटरी एग्जिट्स हो रहा है, मतलब वॉलंटरी एग्जिट कर रहे हैं आप अटल पेंशन बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज इज परमिटेड, मतलब अगर आप चाहे तो आप वॉलंटरी अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एग्जिट करके भी जा सकते हैं 60 से पहले। द सब्सक्राइबर ओनली बी रिफंडेड द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम टू एपीवाई अलोंग विद एक्रूड इंटरेस्ट, तो इसमें आपको क्या पैसा मिलेगा, जितना आपने जमा किया और आपके जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो आपको इसमें रिफंड हो जाएगा, और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो डिडक्ट कर लेगी कंपनी, और उसके अलावा बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ सब्सक्राइबर हु जॉइन द स्कीम, लेकिन अगर किसी ने 31 मार्च 2015 से पहले स्कीम ज्वाइन की एंड रिसीव, और उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी उसको दिया गया,
shall not receive the government contribution, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। एंड accrued interest earned on same, तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन और उसमें जो इंटरेस्ट अर्न हुई तो वो उसको नहीं दिया जाएगा। इफ ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी, अगर वो 60 से पहले एग्जिट होकर जाना चाह रहा है और उसने अगर ये 31 मार्च 2016 से पहले ये अटल पेंशन योजना स्कीम ली और उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, तो उसको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रिफंड नहीं होगा और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट है वो भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है तब वो पैसा अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो कोई पर्पस नहीं रहेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी पर्पस के लिए था कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप ही एग्जिट करके जा रहे हो तो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का जो पैसा जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया वो नहीं मिलेगा और उसमें जो इंटरेस्ट ऑन वो भी आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में आपका हेडिंग है व्हाट विल आई गेट इन केस ऑफ डेथ बिफोर 60, अगर 60 से पहले डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा। तो उसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 में बोला है इन केस द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, मान लीजिए जो हमारा सब्सक्राइबर अटल पेंशन योजना का कस्टमर 60 ईयर से पहले उसकी डेथ हो जाती है, ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर, तो जो उसका वाइफ जो हस्बैंड या जो भी उसका स्पाउस है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कंटिन्यू कर सकता है एपीवाई प्लान को अकाउंट ऑफ सब्सक्राइबर, तो उसके बिहाफ पे उसका जो स्पाउस है वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है, विच कैन बी मेंटेन इन द स्पाउस नेम, तो वो उसके नाम पे हो जाएगा फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, तो बाकी का जो टाइम है उसके टाइम पे उसके नाम पे हो जाएगा टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर वुड हैव अटेंड। तो इसमें सारी कैलकुलेशन जो पुराना सब्सक्राइबर था जैसे हस्बैंड था मान लीजिए, तो उसी की एज के साथ सब कैलकुलेट होगा, बस वो ट्रांसफर हो जाएगा उसकी वाइफ के नाम पे और वाइफ ही उसके लिए पेमेंट जो है प्रीमियम सब पे करेगी। द स्पाउस ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट, तो जो उसके हस्बैंड को जितना पेंशन मिला था वही पेंशन उसकी वाइफ को मिलेगा। सच अटल पेंशन योजना अकाउंट एंड जो पेंशन फंड वुड बी इन एडिशन टू द एनिमल, और मान लीजिए उसकी वाइफ ने खुद का अपना भी प्लान ले रखा था तो उसका खुद का भी चलेगा और वो हस्बैंड के बिहाफ पे जो उसने कंप्लीट किया उसको दोनों पेंशन उसमें मिलेगी। यही बोला है कि अगर उसका मान लीजिए खुद का कोई पेंशन प्लान था तो ये उसके एडिशन में माना जाएगा दैट स्पाउस हैज हिज ओन अटल पेंशन योजना अकाउंट एंड अकाउंट, अगर उसके अपने नाम पे था तो वो तो कंटिन्यू रहेगा और हस्बैंड के बिहाफ पे जो कर रही वो भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो उसके उसकी दो पेंशन आएगी, हस्बैंड की तरफ से जो उसने रिप्रेजेंट किया वो और उसकी खुद की पेंशन। ये तो हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में बोला है कि द एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस टिल डेट विल बी रिटर्न, तो दूसरा ऑप्शन में क्या है कि वो कहे कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो उसके जो पूरा पैसा उसकी वाइफ को या जो स्पाउस या जो नॉमिनी उसको रिफंड हो जाएगा। फिर बोला है कि बेनिफिट्स अंडर अटल पेंशन योजना स्कीम अपॉन एग्जिट ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स, और 3 बेनिफिट्स उसमें उसको दिए जाएंगे। तो कोई अगर 60 ईयर्स में एग्जिट कर रहा है तो उसको 3 बेनिफिट दिए जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है उसमें यहाँ पे देखते हैं। तो पहले ऐसे बोले कि गारंटेड मिनिमम पेंशन अमाउंट, ईच सब्सक्राइबर जो भी अटल पेंशन योजना के तहत जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम पेंशन 1000 की, 2000 की, 3000 की, 4 या 5000 की दी जाती एज द केस आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स डेथ। तो वही है कि जिसने भी 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिया पेंशन के ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60, बोले इसमें एग्जिट कुछ नहीं हो रहा, किसी ने अगर 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिया तो उसको जो गारंटेड पेंशन की बात है वो मिलेगा। अगर उसने 1000 वाला प्लान चूज किया था, 1000 वाला प्रीमियम पे किया था तो उसको वो मिलेगा और 5000 तक उसको वो मिलेगा। ठीक है, सबको 60 ईयर्स पूरा होने के बाद से उसकी डेथ तक जो है पेंशन दी जाएगी। दूसरा गारंटेड मिनिमम पेंशन अमाउंट टू स्पाउस, अगर मान लीजिए कस्टमर का डेथ हो गया तो जो स्पाउस है उसको वही पेंशन दी जाएगी अगर स्पाउस ने अंटिल द डेथ ऑफ स्पाउस, तो अगर मान लीजिए 60 ईयर्स हो गया और उसके बाद उसकी डेथ होगी तो वो पेंशन उसकी वाइफ को दिया जाएगा। ठीक है, उसकी डेथ के बाद जो है उसकी जो वाइफ है वो इंटाइटल हो जाएगी कि उसको वही पेंशन मिले एज दैट ऑफ सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ स्पाउस, तो स्पाउस की डेथ तक उसको पेंशन मिलेगी। लास्ट है रिटर्न ऑफ पेंशन वेल्थ टू नॉमिनी आफ्टर द डिमाइस ऑफ बोथ, अब मान लीजिए सब्सक्राइबर और उसकी वाइफ जो था स्पाउस हस्बैंड जो भी था तो उनका भी डेथ हो गया, हस्बैंड में दोनों का हो गया, तो जो नॉमिनी है उसको जो है पेंशन वेल्थ जो है एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलेगा टिल एज 60 ईयर्स बाय द सब्सक्राइबर, तो जितना भी पैसा जमा किया उसने 60 ईयर्स में तो वो पैसा विद इंटरेस्ट जो है नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये तीनों बेनिफिट इसमें, तो दो ऑप्शन इसमें है, अगर 60 ईयर से पहले एग्जिट कर गया तो 60 ईयर से पहले एग्जिट कर गया तो उसमें दो ऑप्शन है। पहले में तो मान लीजिए उसका डेथ हो गया अगर किसी का, तो स्पाउस के पास ऑप्शन है वो उसका बाकी का प्रीमियम पे करके उसको पेंशन मिले, अगर उसका खुद का पेंशन अकाउंट चल रहा था तो वो वैसे ही रहेगा। दूसरे में वो चाहे तो पूरा पैसा लेके एक बार में उसको क्लोज कर सकते हैं नॉमिनी या स्पाउस। और अगर 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिया तो 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको जो मिनिमम पेंशन का वादा किया था तो वो आपको मिलेगी। दूसरा अगर आपकी मतलब कस्टमर की डेथ हो जाती तो वो जो पैसा उसकी वाइफ को मिलेगा, पेंशन उसकी वैसी रहेगी। और जो पैसा जो जमा हुआ, जो पेंशन वेल्थ जो जमा हुआ वो नॉमिनी को दिया जाएगा अगर दोनों की डेथ हो जाती है तब। इसमें भी टैक्स बेनिफिट है, यस अटल पेंशन में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो 80 CCD 1 के तहत आपको इनकम टैक्स में जो है 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और बात बोली गई है द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 80CCC 80CCD अंडर द इनकम टैक्स कैन नॉट एक्सेप्ट, तो 80C के तहत आपको बेनिफिट मिल रहा है, 80CCC के तहत या 80CCD के तहत आपको बेनिफिट मिल रहा है
ATCCC क्या होता है? इससे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, या ATC के तहत या ATCCD के तहत, तो वो उन सभी को मिला के 1.5 लाख होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो 1.5 लाख सभी को मिला के, ATCCD, CCD1, ATC सभी को मिला के है ये। इसके बाद बोला है कि ये तो है ही, उसके अलावा एडिशनल 50,000 का आपको अलग से इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलता है, और वो है आपका ATCCD1B के तहत, ठीक है? ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ATCCDIB1 के तहत आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था वो यही था, अटल पेंशन योजना के ऊपर। तो अटल पेंशन योजना क्या है, और इसमें आपका टेन्योर पूछ सकते हैं, 18 to 40 ईयर्स, मतलब एलिजिबिलिटी एज ये पूछ सकते हैं। तो पहला है 18 to 40 ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा उसमें एज जो है प्रीमियम, सॉरी आपका पेंशन पूछ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये सब ऑप्शन है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है? कितना कॉर्पस मिलेगा अगर डेथ हो जाता है दोनों का। तो नॉमिनी को अगर 1000 वाला है तो उसमें 1.7, अदरवाइज 3.4, 5.1, 6. यही इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ज्यादा इसमें से कुछ और क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, ये वाला जरूर बन सकता है लास्ट में, कि अगर मतलब कौन से दो ऑप्शंस रहते हैं अगर 60 से पहले डेथ हो जाए। तो पहले में ये रहता है कि वाइफ के पास, कि वो अपने हस्बैंड की बाकी की जो प्रीमियम है वो पे करे, और फिर बाद में जो हस्बैंड को पेमेंट पेंशन मिलनी होती है तो वो उसको मिलेगी। अगर उसका खुद का अलग से पेंशन है तो वो वैसे ही चलता रहेगा। ये एडिशन है, मतलब उसको एक्स्ट्रा से हस्बैंड के बिहाफ पे भी रिप्रेजेंट करने वाला बेनिफिट मिल रहा है। दूसरे में शायद तो पूरा का पूरा पैसा वाइफ को, यानी नॉमिनी या जो नॉमिनी है या स्पाउस को मिल जाता है। तो दो ऑप्शन है। अगर 60 ईयर्स कंप्लीट कर ले तो क्या बेनिफिट है, जो पेंशन की बात है वो मिलेगा। अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो वाइफ को पेंशन मिलेगी, दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। क्या टैक्स बेनिफिट है? यस, इसमें बेनिफिट है। ACCCD1 के तहत 1.5 लाख तक का बेनिफिट है, और इसके अलावा ATCCD1B के तहत 50,000 का एक्स्ट्रा है। तो 1.5 लाख तो है, साथ में 50,000 का एक्स्ट्रा से आपको टैक्स बेनिफिट इसमें मिल रहा है। इसके साथ लेटर सम अप आ गया, और इसमें हमने लेटर सम अप में क्या देखा कि पेंशन जो है ये भी एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं, और इसमें क्या है कि कुछ अमाउंट आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना होता है किसी पेंशन प्रोडक्ट में, और फिर बाद में आपको फेस मैनर में थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। अलग अलग टाइप के हमने पेंशन प्रोडक्ट पढ़े, जिसमें आपका एम्प्लॉय पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन, ये सब था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक तो अटल पेंशन था, और आपका PPF था, ठीक है? यही दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट इसमें थे। चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला, पेंशन प्रोडक्ट जनरली इसके दो स्टेज है, एक है अक्यूमुलेशन स्टेज जिसमें आप पैसे को हर महीने जमा करते हैं, दूसरा क्या है वेस्टिंग स्टेज, जहां से आपकी पेंशन शुरू हो जाती है 60+ के बाद से, ठीक है? तो दूसरा हो जाएगा वेस्टिंग स्टेज, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम। तो जो EPFO, उसमें तीन स्कीम थी, तो एक था EPFO पेंशन स्कीम, दूसरा था प्रोविडेंट स्कीम, तीसरा था डिपॉजिट लिंक, जो कि इन दोनों का इंश्योरेंस दे रहा था, जिसमें 0.5% जो है अलग से आपके एम्प्लॉयर को पे करना। तो ये तीनों स्कीम था। ग्रेचुटी ऐसा कोई स्कीम नहीं था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बोला विच इज नॉट ए स्कीम, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। लॉक इन पीरियड क्या था PPF में? वो था 15 ईयर्स। बाद में आप चाहे तो उसको 5 ईयर्स और अपना और बढ़ा के आगे तक अपना पेमेंट दे सकते हो। तो लॉक इन पीरियड है आपका 15 ईयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा है व्हाट इज सेंट्रल, जो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो सारा रिकॉर्ड कौन रखती है? तो रिकॉर्ड NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सारा रिकॉर्ड देखती है NSDL, ठीक है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट, कोई भी पर्सन अगर अटल पेंशन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो कम से कम 18+ तो होना चाहिए, और मैक्सिमम 40। 41 नहीं, एलिजिबल नहीं होगा। तो मिनिमम एज पूछा तो 18 ईयर्स, तो ये सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे एक बार आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।